हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी जोन। हमारा लास्ट लेक्चर था रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने उसमें देखा था कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल, जो पहली फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो कैसे स्टार्ट हुई, उसके क्या क्या इंपैक्ट थे, कॉजेस थे और उसके फेलियर के क्या रीजंस थे। अब हमारा जो अगला लेक्चर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हुई। इस इस्टेब्लिशमेंट में जाने से पहले मैं आपको ब्रिटिश का माइंडसेट की थोड़ी एक बैकग्राउंड रूल सी देने की कोशिश करूंगा। जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो उस टाइम पे लोगों के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा पैदा हो चुका था, जो कि ब्रिटिशर्स को पता था। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर ये गुस्सा बिल्कुल ऐसे ही रहा तो हमें आगे काफी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भारत में जितनी भी सोसाइटीज थी, जितनी भी रिलीजन थे, उनके बीच में फूट पड़वाना स्टार्ट कर दिया। उनके बीच में उनको डिवाइड किया और उनको ये कहा कि एक रिलीजन दूसरे के खिलाफ है, ताकि आपस में वो लड़ते रहें, हमें कोई नुकसान ना हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट करवाने में इंडिया की हेल्प की। अब अगर आप देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम आज के तौर पे हम इसको खाली कांग्रेस बोलते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने क्या सोच के इस्टेब्लिशमेंट करवाने की मदद की इंडिया की, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो, हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियन खड़े हुए तो ब्रिटिशर्स काफी डर गए थे कि अगर इंडिया इसी तादाद में आगे भी खड़े होते रहे तो हमें काफी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक प्रेशर कुकर मॉडल की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। देखिए, जैसे हमारे घर में किचन में अगर कोई प्रेशर कुकर है तो उसके बीच में कोई अगर हम सब्जी बना रहे हैं या कोई दाल बना रहे हैं, जब बीच में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी विसल ब्लो करती है और सारी गैस बाहर निकल के बिल्कुल उसको वापस से बैलेंस कर देती है। ये होता है प्रेशर कुकर की वर्किंग। कि मान लो अगर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, विसल ब्लो करती है और सारी हवा बाहर निकल के विसल वापस डाउन हो जाती है और प्रेशर कुकर बैलेंस हो जाता है। सेम तरीका था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की कि मान लो अगर इंडियन सोसाइटी में कोई गुस्सा हो रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ काम करवा देगी, कुछ अच्छे काम करवा देगी, कुछ रिफॉर्म्स लाएगी, ताकि अगर लोग भड़क रहे हैं तो वो इस रिफॉर्म के कारण बैठ जाए, वो खुश हो जाए थोड़ा। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। अगर ना भी हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट करके रिवाइंड करके सुने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। 1885 के टाइम जोन में इंडिया में सोसाइटीज बंटना स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ लोग थे मॉडरेट फेज के, नरम दल के, और कुछ लोग थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के, गरम दल के। अब हुआ ये कि जो मॉडरेट फेज थे उस टाइम पे काफी ज्यादा थे और उनकी जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई वो 1885 से माना जाता है कि 1905 तक चली। बाद में एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो चुका था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर आ चुके थे। उनका ये मानना था कि अब नहीं, नरम दल वाले कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ खुद ही करना पड़ेगा, हमें रिवॉल्ट लानी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वायलेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हमारे भगत सिंह वगैरह, शहीद, आजाद, सभी जितने भी थे वो एक्सट्रीमिस्ट फेज के अगले लीडर थे। तो हमारा जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आज हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन इनके प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई लॉर्ड डफरिन के द्वारा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले 2 साल सबसे पहला जो इवेंट था 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। और जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर कुकर मॉडल को, तो इसका रीजन भी यही था, फॉर बेसिक इश्यूज एंड कंसर्न। इंडिया में जितने भी बेसिक इश्यूज थे, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी का प्रॉपर्टी का इशू है, कोई भी इशू है, गवर्नमेंट के साथ कोई इशू चल रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई कि मान लो अगर किसी इंडियन को कोई प्रॉब्लम है तो तुम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाओ, वो पूरी उसके बारे में सर्वे करेगी, फिर हमारे पास आएगी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास और हम फिर फैसला लेंगे। उनका मकसद अल्टीमेटली यही था कि ब्रिटिश इंडियन गुस्सा ना हो जाए। अगर वो गुस्सा हो गए तो वापस 1857 की रिवोल्ट आ सकती है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में बनी। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनी, जिसके लीडर थे एओ ह्यूम और बाकी अन्य लीडर। इन दोनों के मर्ज होने के बाद, इन दोनों के जुड़ने के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। 1885
अब इसका जो सबसे पहली मीटिंग थी वो होनी थी पुणे में। पुणे में इसकी मीटिंग होनी थी, लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि उस टाइम पे काफी ज्यादा कॉलरा फैल गया था। कॉलरा एक डिजीज का नाम है। कॉलरा फैलने के नाम के कारण के बाद उस सेशन को शिफ्ट करके बॉम्बे में करवाया गया। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। तो पुणे भी ऑप्शन होता है, बॉम्बे भी ऑप्शन होता है, या और भी आसपास के नासिक वगैरह ऑप्शन होते हैं। तो पुणे ऑप्शन नहीं है, बॉम्बे ऑप्शन है, क्योंकि बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे कुछ सेशंस मैंने लिखे हैं, पहले इंपॉर्टेंट 4 सेशंस थे, उनमें कौन कौन से लीडर थे और वो कब कब हुए। सबसे पहला सेशन हुआ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 1885 में हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं भी कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट था वोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 में हुआ। सेकंड जो सेशन हुआ 1886 में, उसके प्रेसिडेंट थे दादाभाई नौरोजी। और ये माना जाता है कि जो दादाभाई नौरोजी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इकलौते ऐसे लीडर थे जो मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से साल, एक 1886 में, एक 1893 में और तीसरा 1905 में। थर्ड सेशन जो हुआ वो 1887 में, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन त्याबजी थे। ये बदरुद्दीन त्याबजी हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला सेशन हुआ 1889 में, जिसमें प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल और कदम्बनी गांगुली वेस्ट बंगाल के लीडर थे। ये इंडिया की सबसे पहली वुमेन थी जिसने सेशन को एड्रेस किया था। जैसे आज के टाइम पे हमारे लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर होता है और चेयरमैन होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे पहली वुमेन जिन्होंने सेशन को एड्रेस किया था वो थे कदम्बनी गांगुली। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की थोड़ी ओवरव्यू सी कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, क्या क्या उसने काम करने थे, रिफॉर्म्स इसने जो लाए वो हम आगे रिवॉल्यूशन या मूवमेंट्स में स्टार्ट करेंगे। तो मॉडरेट लीडर्स के नाम और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम। अब ये मॉडरेट लीडर्स थे, ये इसी स्पैन में चल रहे थे, इसी टाइम जोन में थे। इनका मानना था कि हम ब्रिटिशर के साथ मिल मिलाप करके भी हम उनसे आजादी ले सकते हैं या उनके खिलाफ उनको हम इस देश से भगा सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था नहीं, ब्रिटिशर्स बातों से मानने नहीं वाले, इनके लिए हमें कुछ कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है। तो जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके नाम थे एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और वोमेश चंद्र बनर्जी। जो एमजी रानाडे थे वो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी ने जितनी भी पॉलिटिक्स वगैरह थी वो इनसे सीखी थी। तो ये थे हमारे मॉडरेट लीडर्स। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जो अगले लीडर थे अरविंद घोष, और जो अगले लीडर थे वो चिदम्बरम पिल्लाई। ये साउथ के लीडर थे। तो ये हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर आज हुए। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। उनके किस वजह से वो बनी वो मैंने आपको बता दिया था कि प्रेशर कुकर मॉडल। इंडिया में कोई भी अगर डिस्कंटेंट जिसे हम कहते हैं, अगर कोई भी नफरत की फीलिंग आ रही है तो उसको ठंडा करने के लिए, उसके ऊपर पानी छिड़कने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो चुकी थी 1885 में, तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो मॉडरेट फेज था उसमें ब्रिटिशर्स ने यही काम किया कि जो भी डिमांड इंडियंस की आती थी उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू पूरी करवा देते थे। अगर इंडियंस गुस्सा हो रहे हैं तो उनकी डिमांड्स को पूरा करवा देते। तो 1905 में एक ऐसा इवेंट हमारी हिस्ट्री में हुआ जिसने ये परफेक्ट एग्जांपल दे दी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस टाइम पे जो लॉर्ड थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडिया में अक्टूबर 1905 में हुई। अब जो ब्रिटिशर्स ने एक्सक्यूज दिया, अब ये एक्सक्यूज देखो कैसा सिली एक्सक्यूज था। ब्रिटिशर्स ने क्या एक्सक्यूज दिया कि हम बंगाल को क्यों पार्टीशन कर रहे हैं, टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ बंगाल। उन्होंने ये कहा कि बंगाल के जो 2 हिस्से हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न ज्यादा ग्रो कर रहा है, ईस्टर्न ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं ताकि हम ईस्टर्न रीजन को भी ग्रो करवा सकें। ये एक बहुत ही सिली एक्सक्यूज है। असल में उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि डिवाइड एंड रूल,
अब देखो कि पूरे इंडिया में यार बंगाल को ही क्यों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तब भी बंगाल को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, फिर पार्टीशन की तब भी बंगाल को निशाना बनाया, ऐसा क्यों, बंगाल ही क्यों सबसे पहले ब्रिटिशर्स की नजरों में आता था? ब्रिटिशर्स से ऊपर बंगाल का क्या बोझ सवार था कि बंगाल को ही पार्टीशन करो, बंगाल पे ही अपने पहले कैंप बनाओ? तो वाई बंगाल? अब उसके दो रीजन थे। बंगाल माना जाता है कि इंडिया के काफी डेवलप्ड रीजन हुआ करता था। यहाँ पे काफी लोग जो थे एजुकेटेड थे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी काफी अच्छी थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये यूनिटी और ये एजुकेशन जो है लोगों के बीच में, लिटरेसी है लोगों के बीच में, ये हमें आगे जाके हानि पहुंचा सकती है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हम बंगाल को दो हिस्सों में बांट देंगे और इनके बीच में कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे देंगे। इनके बीच में हम आपसी फूट डलवा देंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी फूट डलवा देंगे ताकि ये आपस में लड़ते रहें और हमें नुकसान ना हो। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो ये रीजन, उनका बंगाल चुनने का ये रीजन था कि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां के जो एजुकेटेड बंगालीज थे उनका कम करना था। जो वहां पे एजुकेटेड बंगाल के लोग थे उनका जो पॉलिटिकल वो जो डिमांड करते थे या उनका जो इन्फ्लुएंस था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको खत्म करना चाहते थे। और दूसरा नंबर, जो इंडियन हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी थी उसको वो तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया। अब जब बंगाल को उन्होंने पार्टीशन कर दी, बंगाल की उन्होंने विभाजन कर दिया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो बंगाल से थे, उन्होंने एक गाना गाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमार सोनार बंगाल, बंगला, जो हमारा बंगाल है वो एक सोने जैसा है, जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे अपना एक सॉन्ग गाया जिसको अमर सोनार बंगला, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीजन, उसके एक्सक्यूजेस वगैरह मैं आपको बताया। अब वहां पे उस टाइम पे 1905 में इंडिया में दो कांग्रेस के सेशन हुए। पहला सेशन हुआ बनारस में और दूसरा सेशन हुआ कलकत्ता में। अब यार यहां से हम आगे 1947 तक जब भी चलते रहेंगे ना, तो हर एक इवेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई ना कोई सेशन हो रहा होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर सेशन हर साल होता था और दिसंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर में होगा था। तो जो भी हम इवेंट करेंगे उसमें हम ये भी बीच में बता दिया करेंगे कि जो कांग्रेस का सेशन उस टाइम पे कहां पे हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशन हुए। पहला सेशन हुआ बनारस में जिसका प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरा सेशन पहला अगस्त से पहले हुआ और दूसरा कलकत्ता कांग्रेस सेशन अगस्त 1905 में हुआ। इन दोनों कांग्रेस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। पहले सेशन में एक ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी है, बंगाल को विभाजित कर दिया है, तो इसलिए हम अपना जितना भी बाहर से जो सामान आ रहा है स्वदेशी हमने यूज करना है और बाहर वाले सामान को बाइकआउट करना। तो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसमें उन्होंने ये सपोर्ट किया कि हम स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, अब हम इसी को आगे फॉलो करेंगे। तो बनारस कांग्रेस सेशन में ये सपोर्ट को मानने को तैयार हुए और कलकत्ता कांग्रेस सेशन में उन्होंने बाहर के ब्रिटिश गुड्स को, बाहर के सामान को उन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेशन है, बनारस और कलकत्ता कांग्रेस सेशन, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल में दो कांग्रेस सेशन इस साल हुए थे 1905 में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन कौन से अपोजिशन हुए भारत में, जो काफी प्रोमिनेंट लीडर्स थे या जो इंपॉर्टेंट पीपल थे, उन्होंने क्या क्या अपोजिशन की। आचार्य पीसी, उन्होंने एक केमिकल फैक्ट्री को इंस्टॉल किया बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम बंगाल को पार्टीशन करोगे तो कोई बात नहीं, करते रहो, मैं अपनी फैक्ट्री जो है वो बंगाल में ही स्टैब्लिश करूंगा। फिर दो कॉलेज बन गए, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बंगाल नेशनल कॉलेज, ये दो कॉलेज स्टैब्लिश हुए बंगाल में। तीसरा, बिपिन चंद्र पॉल और चिदम्बरम पिल्लाई, इन दोनों ने इसी मूवमेंट को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक मूवमेंट बना के साउथ की तरफ चले गए, मद्रास में, मद्रास कॉन्फेडरेसी में, और उसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इस मूवमेंट को पंजाब की तरफ ले। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का असर पूरे इंडिया में देखने को मिला। साउथ में ये बिपिन चंद्र पाल और चिदम्बरम पिल्लाई ने लेके गए, और नॉर्थ में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मूवमेंट को लेके गए। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो अगला मेन इवेंट इंडिया में हुआ वो था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। अब देखा जाए तो ब्रिटिशर्स अपने इरादों में सफल हो चुके थे। उन्होंने जो चाहा था कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हो चुकी थी।
पहले उन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया, हिंदू और मुस्लिम को आपस में खिलाफ कर दिया, और उसके बाद मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग से लीग फॉर्म कर दी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में थी, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो दिसंबर 1906 में मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेट अप। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह, जो कि ढाका के रहने वाले थे। ढाका आज टाइम पे बांग्लादेश की कैपिटल। तो मुस्लिम लीग ने अब जो भी कांग्रेस अपनी पॉलिसीज लाती थी उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोजिशन में किया था कि उन्होंने ये बोला था कि नहीं, हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को नहीं मानते। तो वहीं मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया कि भाई अच्छा हुआ कि बंगाल को पार्टीशन कर दी, इससे अब मुस्लिम को फायदा होगा। और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट की उसको उन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। तो यहां पे देखा जाए तो मुस्लिम लीग की जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, वो अब कम्युनिटी के हिसाब से सोचने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अब नेशनलिज्म की फीलिंग खत्म करके अब कम्युनिटी की फीलिंग को स्टार्ट कर दिया था। वो अब सिर्फ मुस्लिम के बारे में सोच रहे थे, ना कि पूरे इंडिया के बारे में सोच रहे थे। तो इंडिया अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार बन चुका था। मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की, उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेशल सेफगार्ड चाहिए। हमें चाहिए कि हमें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी जगह मिली जाए, हमारी मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसको यहाँ पे सपोर्ट मिले। और एक डिमांड की उन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? अगर कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो मान लीजिए कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कहता है कि अगर मुस्लिम नेता खड़ा हो रहा है या किसी भी कम्युनिटी का नेता खड़ा हो रहा है तो उस नेता को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या उसकी अपनी कम्युनिटी वाले ही लोग वोट कर सकते हैं। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम का कहना था कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हमारी पूरी करी जाए, और दूसरा हमें कम्युनिटी के लिए सेफगार्ड की प्रोविजन दी जाए। हमारी कम्युनिटी को बचाने के लिए काफी रिजर्वेशन वगैरह मांगी थी। तो यहां पे देखिए कि मुस्लिम लीग ने अब अपने कम्युनिटी के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दिया था। जो उनके मेंबर्स थे उनका नाम था आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोसिल मुल्क, MOSILLMULK, नवाब मोसिल मुल्क। तो ये जो थे ये फाउंडर मेंबर थे और ये इनके साथ में लीडर्स थे। तो ये थी मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी। तो आप देखो कि पहले उन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो उसके बाद उन्होंने अब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करने में मुस्लिम्स की हेल्प की। तो ब्रिटिशर्स को अब पूरा भरोसा हो चुका था कि अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसी कोई रिवॉल्ट वापस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देश में काफी वो कम्युनल राइट्स की फीलिंग स्टार्ट करवा चुके हैं। तो अगला जो इवेंट हुआ उसका नाम था कलकत्ता कांग्रेस सेशन। अब देखिए यार, हिस्ट्री में क्या चीज है कि हिस्ट्री एक स्टोरी वाइज है। कि अब मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है कि हर साल को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलो। जैसे 1906, अब 1906 में ही कोई और इवेंट जो इंपॉर्टेंट था वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद 1907 में, तो हम एक सीरीज वाइज चलते जाएंगे। इससे तो आपकी रिदम बनी रहेगी कि एक साल वाइज आपको याद रहेगा कि हर साल क्या क्या चीजें हुई, और एक आपको हिस्ट्री का अच्छा आइडिया सा लग जाएगा। तो मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप हिस्ट्री को एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ें। एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और जल्दी याद करने में आसानी होगी। तो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट इवेंट था वो 1906 में था कलकत्ता कांग्रेस सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ कलकत्ता में दिसंबर 1906 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इकलौते ऐसे लीडर थे जो कि 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके। एक मैंने आपको बताया था 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को अडॉप्ट किया। स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये स्लोगन बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई भी अब गवर्नमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को अडॉप्ट किया एज अ गोल कि हमें ये एम करके चलना है कि हम भारत को कैसे कंप्लीट इंडिपेंडेंट करें। तो ये मेन इवेंट था 1906 में। 2 इवेंट थे, एक 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, दूसरा कलकत्ता कांग्रेस सेशन।
अब उसी के बाद एक और डिवाइड एंड रूल की एग्जांपल हमारे सामने आई, जब पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुई। पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, अब पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुई। देखिए आपकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कैसे सफल हो रही थी। उनको डिवाइड एंड रूल चाहिए था और डिवाइड एंड रूल ही हो रहा था इंडिया में। इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं और दूसरा नाम है इसका पार्टीशन ऑफ कांग्रेस, जो कि 1907 में हुआ। अब हुआ क्या, जैसे आजकल के टाइम पे होता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो भी नेता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो आपस में लड़ाई होती है, उनके बीच में वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। वैसे ही 1907 में पार्लियामेंट में कांग्रेस की जो सेशन चल रहा था उस टाइम पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में आपको मैंने पिछले स्लाइड में आपको जैसे बताया था कि जो मॉडरेट लीडर्स है वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम वगैरह, एमजी रानाडे, ये सभी मॉडरेट्स थे। और एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, चिदम्बरम पिल्लाई, ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। तो पार्लियामेंट में इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया 1907 में। तो जब 1907 में ये झगड़ा हुआ कि मॉडरेट्स ये चाहते थे कि हम आराम से नरम दल ब्रिटिशर्स के साथ मिल मिलाप करके हम इंडिपेंडेंस लें, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तुम 1885 से नरम दल आराम से अपना नॉन वायलेंस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करें, लेकिन अभी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को भी पार्टीशन कर दिया, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होगी। तो एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हम वायलेंस क्रिएट करके इंडिपेंडेंस लेंगे और मॉडरेट्स का मानना था कि हम नॉन वायलेंस क्रिएट करके ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेंगे। तो उन दोनों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ और कांग्रेस के दो हिस्से बट गए, एक थे मॉडरेट और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। तो उस टाइम पे सूरत कांग्रेस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के नेतृत्व में पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुई। ये सेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के दो हिस्से हो गए। अब ब्रिटिशर्स ने इसी पार्टीशन का बहुत ही एडवांटेज लिया। उन्होंने कहा हम चाहते यही थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हो ना, उसके बीच में डिवीजन हो जाए, तो ये तो अपने आप ही डिवाइड हो गए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो उन्होंने इस चीज का एडवांटेज लिया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन सबको अरेस्ट करने की मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि इनको सबको अरेस्ट करो, एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ने की कोशिश करने भी न लो। तो उन्होंने सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर दिया और उन्हें मांडलिया जेल में भेज दिया। मांडलिया जेल जो उस टाइम पे बर्मा में थी। बर्मा भी जो इंडिया का पार्ट था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंडिया से अलग हुआ, जिसका आज नाम म्यांमार है। तो उनको अरेस्ट करके मांडलिया जेल में भेज दिया गया। अरबिंदो घोष पौंडीचेरी चले गए और वहां पे जाके स्पिरिचुअल लीडर बन गए, उन्होंने पॉलिटिक्स को तैयार किया। और लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। तो उन्होंने देखो कि सूरत स्प्लिट में कैसे जो मेन लीडर थे, जो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट से, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको उन्होंने कैसे डिस्पर्स कर दिया। उनको पता था कि हम मॉडरेट से हमें इतना ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो वायलेंस क्रिएट करनी नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर आ नहीं सकते, तो हमें इनसे ज्यादा खतरा नहीं। हमें जो इनसे खतरा है एक्सट्रीमिस्ट, उनको उन्होंने आराम से करके देश से भगा दिया या अरेस्ट करवा दिया। तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ कांग्रेस 1907 तक का इवेंट। अब इससे अगला जो इवेंट होगा वो हमारा हमने आगे पढ़ना है। अब सूरत स्प्लिट के बाद जो अगला मेन इवेंट हुआ था वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, 1909। अब हुआ ये था कि जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जिसमें मुस्लिम अगर कोई नेता खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। तो 1909 में जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पे मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो थे वो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आप पिछले लेक्चर को देखोगे तो 1857 के बाद 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, या जो 1857 का एक्ट आया था, उसमें ब्रिटिशर्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को डेवलप किया था और गवर्नर जनरल की पोजीशन को, टाइटल को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया की टाइटल दे दिया। तो मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय थे। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की परमिशन दे दी, और ये इंडिया में सबसे पहली बार हुआ कि किसी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। अब आगे भी जैसे आएगा, उसमें भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड में जैसे सिख्स और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। तो इसके पीछे फीलिंग यही थी कि डिवाइड एंड रूल। अब मुस्लिम को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे और इंडिया बढ़ जाएगा, इंडियन हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट अवॉर्डेड
इस रिफॉर्म के थ्रू, और एक और भी रिफॉर्म के थ्रू एक और भी कंडीशन लाई गई कि वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे आज अगर हम अपनी राज्यसभा देखें या प्राइम मिनिस्टर देखें, प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक कैबिनेट होती है, वैसे ही उस टाइम पे वायसरॉय की एक अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो काम करती थी। तो उसमें एक इंडियन को आने की परमिशन दे दी गई, और इंडिया में सबसे पहला जो इंडियन था जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आया था, उसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, SATINDER SINHA, सत्येंद्र सिन्हा। तो ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 में आया। इसने क्या अवार्ड दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और इससे मुस्लिम को और भी अपने फेवर में कर दिया। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिस्ट्री में जो साल है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैं 1909 कर रहा हूं और मैं 2 साल के गैप के बाद 1911 ले आया। हिस्ट्री में एक बड़ी अजीब सी चीज है कि साल का पता ही नहीं चलता कि कितने हिसाब से एक साल कब बीत गया। तो पूरी हिस्ट्री में अब जो एक साल में मेन इवेंट होता था, हम उसी को यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया तो हमने इसके बारे में ही पढ़ा, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल तो चली रही थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सिर्फ वही पढ़ी है। अब 1911 में एक अगला इवेंट आया जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ टेरिटरी एक्ट या चेंज ऑफ टेरिटरी इवेंट। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो किंग था, जॉर्ज 5 करके नाम था, ये इंडिया में आने वाले थे, न्यू दिल्ली में इनका अराइवल था। तो इंडियंस ने इनके आगे डिमांड की कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है इस डिसीजन को वापस लिया जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभाजन किया है इसको खत्म कर दिया जाए। और दूसरा उन्होंने ये डिमांड की कि जो भी हमारी इंडिया की कैपिटल है, पहले हमारी इंडिया की कैपिटल कलकत्ता में होती थी, तो इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली कर दिया जाए। ये 2 डिमांडें थी जो इंडियंस ने जॉर्ज यूल के सामने, जो किंग ऑफ ब्रिटेन थे, वो जब इंडिया में आए तो उनके सामने की। तो ये 1911 का मेन इवेंट था। इसके बाद 1913 में एक और इवेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की फॉर्मेशन। गदर पार्टी सबसे पहली ऐसी पार्टी थी जो इंडियन सॉइल पे नहीं बनी थी। इसकी फॉर्मेशन यूएसए पे हुई थी, फॉर्म्ड इन यूएसए बाय, ये 3 बंदे थे जिन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया था यूएसए में, तारक दास, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना। ये 3 बंदे थे जिन्होंने यूएसए में जाके गदर पार्टी की फॉर्मेशन की। इन्होंने एक न्यूज़पेपर की फॉर्मेशन भी की, वहां पे न्यूज़पेपर भी प्रिंट करना स्टार्ट किया जिसका नाम गदर ही था। तो इनमें जो मेन लीडर था, जो इस पार्टी का मेन फाउंडर था, उसका नाम था लाला हरदयाल। इन्होंने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर गदर पार्टी की फॉर्मेशन की 1930 में यूएसए में। तो इसके बाद जो इवेंट हुआ वो था कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो कि 1914 में हुआ। ये काफी फेमस इंसिडेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब इस इवेंट पे ऐसा क्या हुआ, कोमागाटा मारू जो थी वो एक शिप का नाम था जो जापानी शिप थी। बाबा गुरदीप सिंह ने इस शिप को जापान से खरीदा था और अपने साथियों के साथ एक जर्नी को स्टार्ट किया जो जापान से कनाडा तक थी, वैंकूवर कनाडा तक। अब हुआ ये कि जब बाबा गुरदीप सिंह अपने सभी साथियों के साथ कनाडा पहुंचे तो उनको उनकी शिप से उतरने नहीं दिया गया। अभी लास्ट साल ही जो वहां के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने एक किस्म की अपॉलॉजी की थी इंडियन, जो बाबा गुरदीप सिंह के घर वाले या बाकी इंडियन जितने भी थे जो शिप में बैठे थे, कि हम उस गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं कि हमने उनको उतरने नहीं दिया। ये एक इवेंट अभी लास्ट साल ही हुआ। तो बाबा गुरदीप सिंह वहां पे शिप से जब उतरने नहीं दिए तो उन्होंने वहां से शिप को घुमाया और इंडिया में वापस आ गए। तो जब वो कैलकाटा के पोर्ट में पहुंचे तो वो जब शिप से उतरने लगे तो जो ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने, ब्रिटिश आर्मी वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये इवेंट काफी फेमस है जिसमें 19 लोग मारे गए और इस शिप को तबाह कर दिया गया। तो ये जो थी ये हमारी 1915 तक की थी हिस्ट्री। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो एक लेक्चर हमने डेडिकेटेड गांधी के ऊपर स्टार्ट करना। देखो हिस्ट्री पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, या तो हम लीडर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें कि कितने हमारे जो भी लीडर्स थे उनकी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दें, जैसे गांधी जी। अगर हम गांधी जी को ही पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दें, उनकी जीवन काल को ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री उसमें भी कवर हो सकती है। दूसरा तरीका ये होता है कि जितने भी हमारे इंडिया में लॉर्ड्स आए, जो वाइसरॉय थे, इनकी अगर हम स्टडी करना स्टार्ट कर दें तो ये भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर कर सकते हैं।
तो तीसरा है जो नेशनल मूवमेंट। तो हम तो ये स्टार्ट करेंगे जितने भी इवेंट्स हुए और उसके जितने भी लीडर्स थे वो हम कवर करने की कोशिश करें। अगले लेक्चर में हमने जो डेडिकेटेड है वो सिर्फ एक लेक्चर है पूरा गांधीयन ईरा के ऊपर, जिसमें गांधीयन का जो जीवन काल है वो स्टार्ट होगा 1893 से, जब वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं, फिर वो इंडिया में वापस आएंगे। जो मूवमेंट्स हुई, जो उनके बीच में इवेंट्स हुए, वो सब कुछ हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है। ये हमारा लेक्चर था 1915 तक। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक देना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।